विजिबल है सभी को स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, तो आज हमारी एक्सरसाइज काफी छोटी है, थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे कि ग्रेडियंट क्या होते हैं, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ठीक है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है सिंपली पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर बेस्ड है। पार्शियल डेरिवेटिव को एग्जैक्टली जियोजेब्रा की हेल्प से हम कल समझेंगे। आज हम जस्ट इसके एग्जांपल्स और जो सिंपल इसकी डेफिनेशन है वो क्या होती है वो देखेंगे। तो याद हो आप लोगों को, मान लो एक फंक्शन है, सपोज दो वेरिएबल का एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, दो वेरिएबल का है, ठीक, सॉरी तीन वेरिएबल का मान लिया, एफ एक्स वाई जेड, ठीक है। ये दिस इज द फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल। मान लो जो z है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर भी और y पर भी। जो z है दिस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x एंड y दीज आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और आप ये बताओ कि सबसे पहले ओडी और पीडी में क्या डिफरेंस होता है, किसी को पता है ओडी और पीडी? ओडी मतलब जो अभी आप पढ़ रहे हो दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों में डिफरेंस पता है? कोई बता सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने आपके डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और कितने आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं? हाँ जी, कोई स्टूडेंट क्लास में हो सभी? किसी को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और कितने डिपेंडेंट? पार्शियल में पता है कि कितने डिपेंडेंट कितने इंडिपेंडेंट? कम से कम रिप्लाई कर दो हाँ या ना। हाँ जी, मैम किसको? पार्शियल में 2 हाँ जी, और 2 से पार्शियल मोर होंगे। 2 और 2 से मोर होंगे, क्या होंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट मैम। डिपेंडेंट। और उसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में में 1 होगा मैम। उसमें 1 होगा, ठीक है। आपकी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंस जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जहां वो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव जो है उसके अंदर आपका एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल तो हो सकते हैं बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली एक होता है। जबकि पीडी के अंदर क्या होता है, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो सकते हैं। इसको भी डिपेंडेंट से किसी को दिक्कत नहीं है, डिपेंडेंट को ना तो ओडी से दिक्कत है, डिपेंडेंट को ना ही पीडी से दिक्कत है। दिक्कत सिर्फ और सिर्फ किसको है, इंडिपेंडेंट को है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक आए देन इट इज कॉल्ड एज आपका जो है वो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाए, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाए देन इट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि हमने ये कहा, ये आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन वो आपकी दो टाइप की होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की है, फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द सेकंड वन इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके अंदर जो है आपको टोटल डेरिवेटिव मिलेंगे, जबकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको पार्शियल डेरिवेटिव देखने को मिलेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो देन दिस इज टोटल डेरिवेटिव, ठीक है। अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो तो हम बात करेंगे किसकी, पीडी की। डिपेंडेंट वेरिएबल 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। सेम डिपेंडेंट वेरिएबल पीडी के अंदर 1 भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल 1 हो ओडी को, तब हम कहेंगे दिस इज सिंपल ओडी, सिंपल ओडी, ठीक है। और अगर पीडी के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो देन इट इज सिंपल पीडी। अगर दोनों में ही एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो देन वी कॉल इट एज मिक्स्ड ओडी या फिर मिक्स्ड पीडी। समझ आ गया कि ओडी और पीडी में क्या डिफरेंस है? यस मैम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो ऑर्डिनरी था आपने ऑर्डिनरी में किया है उसमें हम जो चेंज है सिर्फ एक वेरिएबल में लेते हैं। चेंज हम एक वेरिएबल में क्यों लेते हैं, क्योंकि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही एक है। जबकि पार्शियल डेरिवेटिव में क्या है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज्यादा है। मान लो आपके दो वेरिएबल हैं इंडिपेंडेंट, वो एक्स एंड वाई, तो चेंज एक तो एक्स की वजह से हो सकता है और एक चेंज किसकी वजह से होगा, वाई की वजह से होगा।
तो इसमें पार्शियल डेरिवेटिव की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि मान लो हमने कहा है कि एक फंक्शन है जो कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, सपोज एक्स एंड वाई। तो एफ के अंदर चेंज एक तो एक्स की वजह से भी आ सकता है और एफ के अंदर चेंज वाई की वजह से भी आ सकता है। जैसे कि हमने ये पढ़ा था, कर्व पर आपने कोई भी पॉइंट लिया था सपोज पी, और थोड़े से टाइम के बाद जो पॉइंट था वो हो गया था क्यू। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल का फंक्शन था, टी का ही फंक्शन था, यानी चेंज और सिर्फ हम किस में ले रहे थे, टी में ले रहे थे। लेकिन अब हम ले रहे हैं एक्स में भी चेंज हो सकता है, वाई में भी हो सकता है। मतलब कोई बॉडी है, सपोज जैसे ये 3D है, ये 3D है, कोई भी आपका पार्टिकल है, सपोज यहाँ पर आपका प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, मान लो यहाँ y की वैल्यू सपोज 3 है, सपोज यहाँ जो y की वैल्यू है इसकी 3 है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि y तो इसका 3 रहे, मतलब ये यही रहे, लेकिन x जो है वो बढ़ सकता है, मतलब यहाँ हो सकता है कि यहाँ आ जाए। जैसे कि सपोज यहाँ x की वैल्यू 1 है, ये हमें पता है, और y इज इक्वल टू कितना है, 3 है। अगर हम क्या करें, ये यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाए, अभी भी ये x की डायरेक्शन में तो बढ़ गया, x की डायरेक्शन में ये 2 मूव कर गया, लेकिन y की डायरेक्शन में, जो y की डायरेक्शन है, y की डायरेक्शन में अभी भी ये डिस्टेंस कितनी है, 3। फिर से ये x की डायरेक्शन में मान लो 5 बढ़ गया, यानी चेंज सिर्फ और सिर्फ किस में हो रहा है, x डायरेक्शन में हो रहा है, y डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा। तो एक तो चेंज हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज x। अब ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि मान लो कोई पार्टिकल यहाँ था, सपोज यहाँ था, ठीक है, इसका जो x है वो सेम रहा, x सेम रहा, लेकिन ये पार्टिकल उठ के इधर आ गया, तो y जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, y कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया। अब मान लो ये पार्टिकल उठ के इधर चला गया, यानी y चेंज हो गया, बट आपका x जो है वो क्या रह गया, कांस्टेंट हो गया। तो जब भी पीडी के अंदर हम बात करते हैं तो चेंज जो है आपका x के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, दैट इज जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते हो, और जो चेंज है दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, दैट इज जो आप y ले रहे हो। तो क्योंकि हो सकता है कि वो x एक्सिस में मूव करे, y एक्सिस में मूव ही ना करे, या हो सकता है कि वो y एक्सिस में जा रहा है बट x को क्या रख रहा है, फिक्स रख रहा है। तो इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन इस तरीके से बनाई हुई है। अगर हम x के अंदर चेंज ले रहे हैं, जैसे कि हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं f का विद रिस्पेक्ट टू x, तो चेंज जो है हम किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, x के रिस्पेक्ट में। y को हम क्या मान के चलते हैं, कोई बता सकते हैं, y जो है जब आप कांस्टेंट, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम f का डेरिवेटिव करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। मतलब जैसे कि हमने इसी में समझा, सपोज यहीं पर आते हैं हम वापस, ठीक है, ये सपोज दिस इज, हमने ये y एक्सिस लिए, ये z एक्सिस लिए, और ये हमने x एक्सिस लिए। यहाँ y की वैल्यू 1, ये y हो गया आपका 2। ठीक है, मान लो कोई पार्टिकल इधर था, यानी x की वैल्यू 1, और ये हो गया y इज इक्वल टू 2, यानी ये यहाँ खड़ा है, कोई भी पार्टिकल है यहाँ खड़ा है। ठीक है, अब ये आगे की साइड बढ़ गया, मतलब x की डायरेक्शन में बढ़ गया, लेकिन इसने y की डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं किया। y पहले भी 2 था, अभी भी कितना है, 2 है, जस्ट चेंज कितना है, x में। तो अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आप x की डायरेक्शन में मूव करके, मतलब यहाँ सपोज आपने x था, अब आपने थोड़ा सा मूव किया, यहाँ आप डेल्टा x चेंज कर दिया, मतलब ये आपका मान लो 1 यूनिट है, 2 यूनिट और चेंज कर दिया, ओवरऑल वो 3 यूनिट क्रॉस कर गया x के ऊपर। ठीक है, तो यानी अगर वो स्टार्टिंग में x पॉइंट था, तो अब उसने डेल्टा x चेंज कर दिया, तो x की वैल्यू अब कितनी होगी, x प्लस में डेल्टा x होगी। माइनस में क्या होगा, जो पहले वाली वैल्यू थी, पहले वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स हो जाएगी, बाय में चेंज किस में है, डेल्टा एक्स में, लेकिन y जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट, ये दो वेरिएबल का है। तो यानी डेल्टा एक्स, अगर y की वैल्यू पहले y थी, तो अभी भी जो x की वैल्यू, जो डेल्टा एक्स मूव करने के बाद भी जो y की वैल्यू है वो y रहेगी, क्योंकि y को हम कांस्टेंट मान रहे हैं, y के अंदर हम चेंज नहीं मान रहे हैं, ओनली जो चेंज है वो किसके अंदर माना जा रहा है, एक्स एक्सिस के अंदर। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा है कि मान लो वो पहले x मूव किया हुआ था, जैसे उसने y मूव किया, लेकिन उसने धीरे धीरे डेल्टा x और मूव कर लिया, तो ओवरऑल x एक्सिस में चेंज कितना आ गया, x प्लस में डेल्टा x पर पहुंच गया वो, और स्टार्टिंग में कहां पर था, x पर था, लेकिन y में कोई भी चेंज नहीं है, y पहले भी 2 यूनिट था, y अभी भी कितना है, 2 यूनिट है, लेकिन x जो है, मान लो यहाँ पर डेल्टा x जो है सपोज 1, और ये जो है आपका ये डेल्टा x हमने 1 मान लिया।
तो ये हो जाएगा आपका x प्लस में 1 कॉमा वाई, और f ऑफ x कॉमा वाई की वैल्यू हमने कितनी ली हुई थी 2, यहाँ पर भी 2 आएगी, यहाँ पर भी 2 आएगी। y में हमने कोई भी चेंज नहीं किया, y दिस इज ए फिक्स्ड हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। तो यानी चेंज सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, x के अंदर में। सो ये जो मीनिंग होता है पार्शियल डेरिवेटिव होता है f का विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं आपसे पूछूं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसका मीनिंग क्या होगा? x को आप क्या रख के चलोगे, चेंज लेके चलोगे या उसमें कांस्टेंट चेंज मानोगे? एक्स कांस्टेंट होगा मैम। x कांस्टेंट होगा। देन इसकी डेफिनेशन क्या बननी चाहिए? f ऑफ x में एफ ऑफ वाई प्लस डेल वाई। x में मैं चेंज करूं या ना करूं, x में एज इट इज रखूं या x प्लस डेल्टा x रखूं? कांस्टेंट है मैम। x कांस्टेंट है, यानी अगर पहले a पॉइंट पर था, अगर x की वैल्यू पहले a है तो अभी भी कितनी रहेगी a, लेकिन y चेंज हो जाएगा। y स्टार्टिंग में अगर उसकी वैल्यू y है तो अब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, y प्लस में डेल y। y में y के अंदर कितना चेंज हुआ है, डेल y, एंड लिमिट डेल y टेंड्स टू 0। दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, जैसे कि अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, सपोज दिस इज y एक्सिस। मैम दोनों भी चेंज हो सकते हैं? दोनों चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि हम पार्शियल कर रहे हैं तो जस्ट एक में चेंज ले रहे हैं, आइदर एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में। क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो एक को हम कांस्टेंट ही मान के चलते हैं, ठीक है, दूसरे में हम चेंज नहीं लेते। क्योंकि हम ऐसा नहीं करते कि एफ के रिस्पेक्ट में भी, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव हो जाए और वाई के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव हो जाए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ चेंज कर सकते हैं, दूसरे को आपको कांस्टेंट ही मानना पड़ेगा। ठीक है, यस मैम। हाँ जी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। मान लो यहाँ x की वैल्यू सपोज 1 है, ठीक है, और y की वैल्यू मान लो 3 है, और यानी ये पार्टिकल ये हो गया यहाँ प्रेजेंट। ठीक है, अब चेंज इन y के लिए मुझे इधर मूव करना पड़ेगा या नहीं मूव करना पड़ेगा? अब ये बताओ, चेंज मुझे पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है आपका विद रिस्पेक्ट टू y, तो मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगी या नहीं करूंगी? नो मैम। क्योंकि हमने x को क्या रख दिया, कांस्टेंट रख दिया है। तो चेंज हम सिर्फ किस कांस्टेंट में ले रहे मैम। हैं, y में। यानी हमें किस साइड मूव करना पड़ेगा, इस साइड मूव कर सकते हैं या फिर इस साइड मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि y के अंदर हमें चेंज लेना है। लेकिन आपको x से नहीं हिलना है, जितना आप आगे निकले हुए थे उतना ही आपको निकला है। आप उसके लेफ्ट में जा सकते हो, उसके राइट में जा सकते हो, लेकिन ना तो आप आगे आ सकते हो ना ही आप पीछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव। तो अगर मैं मान लो ये निकाल रही हूँ कर्ल टू एफ कर्ल एक्स कर्ल वाई, इसका मीनिंग क्या होगा? अगर हम कर्ल टू एफ कर्ल एक्स कर्ल वाई, इसका मीनिंग क्या होगा? एफ का सेकंड डेरिवेटिव एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। हाँ जी, और कोई? पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, वाई के रिस्पेक्ट में या एक्स के रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में। हाँ जी, और कोई स्टूडेंट? देखो पहले एक चीज होती है, एक तो होता है कर्ल टू एफ कर्ल एक्स कर्ल वाई, एक होता है कर्ल टू एफ कर्ल वाई कर्ल एक्स। ये जरूरी नहीं होता कि दोनों बराबर हो जाए, मतलब पहले आप y के रिस्पेक्ट में करो देन आप x के रिस्पेक्ट में करो, या पहले आप x के रिस्पेक्ट में करो देन y के रिस्पेक्ट में करो। कोई कंडीशन, मतलब कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर हो जाए। लेकिन आगे आप पढ़ोगे एडवांस कैलकुलस जो कि आपकी बुक है, वहां आप देखोगे एक थ्योरम आती है, उस थ्योरम के अंडर कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए देन आपके ये दोनों जो डेरिवेटिव्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, फिलहाल जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वहां आप कर्ल टू एफ बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई निकालो, ये कर्ल टू एफ बाई कर्ल वाई कर्ल एक्स निकालो, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये उन कंडीशंस को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, वैसे कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंडर ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो इसका मीनिंग होता है कि पहले आपको चेंज लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन चेंज लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसका मीनिंग होता है कि पहले आपको चेंज लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फिर चेंज लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। यानी इसको मैं लिख सकती हूँ कर्ल बाय में कर्ल एक्स ऑफ कर्ल एफ बाय कर्ल वाई। ठीक है,
अब इसके अंदर देखो दोनों में चेंज हो जाएगा, यानी एक्स में भी चेंज है वाई में भी चेंज है, यानी पहले तो किस में चेंज होगा, एक्स वाई में चेंज होगा और फिर किस में होगा, एक्स में होगा। यानी जो सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव जो आपका क्वेश्चन था ये उसका आंसर है। सेकंड डेरिवेटिव ऐसा है कि एक बार एक को कांस्टेंट रखा, दूसरी डायरेक्शन में चले गए, फिर जहां पहुंचे दूसरे वाले को कांस्टेंट रख दिया, जो पहले वाला था उसके अंदर चेंज कर दिया। तो इसका मीनिंग मान लो, मैं सपोज इसको नाम दे रही हूँ एफ वाई, एफ वाई दिस इज जो इसका मीनिंग होगा कि एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये हो गया कर्ल बाय कर्ल एक्स। तो इसका मीनिंग क्या होगा, आपको चेंज सिर्फ और सिर्फ किस में लेना है, एक्स में लेना है, वाई में चेंज नहीं लेना। यानी जो एफ वाई है उसमें वाई आपका एज इट इज रहेगा, लेकिन एक्स आपका चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में एफ वाई, और ये हो जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाय हो गया है डेल्टा एक्स, और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0। ठीक है, तो एक बार तो देखो जब हमने एफ वाई निकाला तो यहाँ वाई में चेंज हो चुका है ऑलरेडी, और फिर हमने क्या करा है, चेंज निकाला है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इस बार चेंज किस में हो गया, एक्स में। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक्स में भी चेंज हो चुका है और वाई में भी। और इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग हो जाएगा कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स। यानी अगर मैं इसको एफ एक्स से डिनोट करूं तो इसका मीनिंग हो जाएगा कर्ल बाय में कर्ल वाई ऑफ एफ एक्स। यानी इसका मीनिंग है कि आपको x को कांस्टेंट रखना है और चेंज करना है y के अंदर, दैट इज एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, और डिवाइडेड बाय डेल्टा y और लिमिट डेल y टेंड्स टू 0। समझ आ गया सबको पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है? किसी को कोई डाउट हो? नो मैम। ठीक है, अब आपके सिंपल से क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपको एक वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है, सपोज एफ दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, ये आपको वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है। आपको क्या शो करना है कि जो f का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, f का जो डेरिवेटिव आएगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, f का जो पार्शियली डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू z, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी fx fy के परपेंडिकुलर होना चाहिए, fy fz के और fx fz के परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ कंडीशन होनी चाहिए या तो x नॉन जीरो हो या y नॉन जीरो या z नॉन जीरो, क्योंकि अगर तीनों ही जीरो हो जाएंगे तो x y z तीनों क्या हो गए, जीरो होंगे। ठीक है, अगर मान लो x भी जीरो हो जाए, y भी जीरो हो जाए, z भी जीरो हो जाए, तो इसका मतलब जो f वेक्टर है दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो वेक्टर हो गया। और जीरो वेक्टर यानी इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालोगे, वो भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा और ये भी जीरो आ जाएगा। यानी इस केस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे। जबकि हमें क्या प्रूव करना है, दीज आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। यानी या तो कम से कम आपका x नॉन जीरो होगा, अगर y z जीरो हो भी जाए लेकिन x को नॉन जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर इस केस में क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है, सेम आपका जो ऐसा भी नहीं है कि y और z एक साथ भी जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि y अगर जीरो हो जाएगा तो f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इस केस में y के कितना हो जाएगा, जीरो, और z भी जीरो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव f का विद रिस्पेक्ट टू z भी कितना हो जाएगा, जीरो। और ये वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है। यानी आपका x नॉन जीरो होना चाहिए, y और z जो है उनमें भी कंडीशंस होनी चाहिए नॉन जीरो होनी चाहिए। मतलब ओवरऑल ऐसा गिवन होनी चाहिए x y z के ऊपर कंडीशन कि आपका f वेक्टर क्या हो, नॉन जीरो हो, प्लस कोई भी डेरिवेटिव जो है वो इक्वल ना आए, ताकि ये पैरेलल ना हो जाए। ठीक है, हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। आंसर कितना आएगा इसका, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर 2x आई कैप। ठीक है, आपका वेक्टर वापिस वेक्टर क्वांटिटी आएगा तो आई कैप आपको मेंटेन करना है। एफ वाई पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, आंसर 2yj कैप। 2yj कैप। एफ जेड दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, आंसर 2z कैप। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर दो मतलब वेक्टर्स ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए और ना तो a जीरो हो ना b जीरो हो, तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो आपके a और b है वो क्या है, परपेंडिकुलर। या आपके x y z जो है वो नॉन जीरो गिवन होने चाहिए, ताकि fx भी नॉन जीरो आ जाए, ये भी नॉन जीरो आ जाए और ये भी नॉन जीरो आ जाए। ठीक है, ताकि ये नॉन जीरो आ जाए तो डॉट अगर मैं इनकी लूं वो जीरो आ जाए, तो कंक्लूजन निकाल सकूं कि दीज आर परपेंडिकुलर। तो मुझे अब चाहिए fx डॉट fy, तो आंसर आ जाएगा, देखो ये तो i है, यानी ये हो गया 2xi और डॉट हो गया है 2yj।
ठीक है, देखो ये जो है दीज आर स्केलर, लेकिन आई और जे क्या है वेक्टर, तो मैं ये बाहर निकाल सकती हूँ 2x 2y एक साथ कर सकती हूँ, दैट इज ये तो हो गया 4xy और ये बन जाएगा आई डॉट जे। आई डॉट जे कितना होता है? 0 होता है मैम, क्योंकि परपेंडिकुलर है। क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं। आई जो है दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस और जे जो है दिस इज अलोंग वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें पता है कि परपेंडिकुलर है, तो डॉट कितनी आ जाएगी? 0, यानी एफ एक्स डॉट एफ वाई 0 आ जाएगी। नाइदर एफ एक्स 0 है नोर आपका एफ वाई 0 है, यानी डॉट 0 है, इसका मतलब दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब आप एफ एक्स डॉट एफ जेड करो, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि एफ एक्स डॉट एफ जेड इसका मतलब 4xz और आई डॉट के अलोंग जेड एक्सिस, आई अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस भी क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, यानी आई डॉट के भी कितना होगा? 0। सेम आप एफ वाई डॉट 0 भी निकाल सकते हो, उसकी डॉट भी कितनी आएगी? 0। इसका मतलब क्या होगा? दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, सिंपल सी एक्सरसाइज है, जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, एफ वेक्टर दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स की 4 आई कैप प्लस ई की एक्स माइनस में वाई साइन एक्स जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर कोस वाई के कैप, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, पहला पार्ट कह रहा है कि एफ का पार्शियल निकालो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आंसर कितना आएगा? कितना आना चाहिए? 4x y, ठीक है, क्योंकि ये y एज इट इज रहेगा 4x 4x minus क्यूब, 4x ठीक है, आई कैप प्लस में कितना हो जाएगा? y ई की एक्स वाई, सही है, माइनस में y साइन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो गया कोस x, हमें y में तो चेंज लेना ही नहीं है क्योंकि पार्शियल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y को आप कांस्टेंट मानोगे, ये हो गया j कैप और प्लस हो जाएगा 2x कोस y k कैप। 2x cos y तो ये था आपका पहला पार्ट कि f का आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना था विद रिस्पेक्ट टू x। सेकंड पार्ट कह रहे हैं कि f का पार्शियल डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू y, तो विद रिस्पेक्ट टू y देखो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 2x स्क्वायर आई कैप, ठीक है, फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू y कितना हो जाएगा? x x e की की पावर y x माइनस में sin x साइन एक्स, y का विद रिस्पेक्ट टू 1 हो गया j कैप, और आगे वाले का हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, x square sin minus cos minus sin। ठीक है, ये था आपका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं कि आपको f का डबल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी 2 टाइम्स डेरिवेटिव निकालना है, यानी जो पार्शियल डेरिवेटिव आया है f का विद रिस्पेक्ट टू x उसका फर्दर डेरिवेटिव x, तो कितना आंसर आ जाएगा? 4y माइनस में 12 प्लस हो जाएगा y स्क्वायर e की एक्स वाई और प्लस y साइन एक्स जे कैप, और ये हो जाएगा आपका प्लस 2 कोस y के कैप। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट कह रहे हैं कि f का आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है। मैं थर्ड पार्ट दोबारा से बताना। थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं कि f का आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो डबल डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है कि आपको 2 बार डेरिवेटिव करना है, यानी इसको हम लिख सकते हैं f का पहले विद रिस्पेक्ट टू x करो और जो आंसर आए उसका फर्दर विद रिस्पेक्ट टू x कर दो। तो पहले आंसर इतना आ रहा था, ये वाला आ रहा था कर्ल f बाय कर्ल x, इसका फर्दर विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, बट y को आपको कांस्टेंट मानना है, तो y तो कांस्टेंट है, तो 4x का आंसर हमें पता है कि 4 होता है, तो 4 इंटू में y हो गया, और इसमें जो है कितना हो गया, पावर आगे आ गई, दैट इज 4 की 12 हो गया, पावर कम, एक पावर यानी एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये y तो कांस्टेंट है, ठीक है, सही, विद रिस्पेक्ट टू x करना है हमें। अब नेक्स्ट कह रहे हैं आपको f का पार्शियल डेरिवेटिव करना है 2 टाइम्स रिस्पेक्ट टू y, तो इसका मीनिंग पता है कि पहले आप f का डेरिवेटिव करो, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, फिर से उसका y की रिस्पेक्ट में चेंज निकाल दो, तो कर्ल f बाय कर्ल y हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये आपका आंसर आया था। इसका हमें फर्दर विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू y कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि इसके अंदर y प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ई की एक्स वाई, एक्स स्क्वायर ई की एक्स वाई,
और इसमें हो जाएगा, इसमें y ही नहीं है यानी साथ में आ जाएगा j कैप। और फिर देखो कितना आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर कोस वाई के कैप, माइनस का एक्स स्क्वायर कोस वाई के कैप। तो ये इसका आंसर आ गया कर्ल टू एफ बाय कर्ल वाई टू। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो कह रहा है कि कर्ल टू एफ बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई और फाइंड आउट करो। तो इसका हमें पता है कि पहले जो पीछे होता है ना उसके रिस्पेक्ट में पहले करना है और जो आगे होता है उसके रिस्पेक्ट में बाद में करना है। तो इसका मीनिंग होता है कि कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ कर्ल एफ बाय कर्ल वाई। ठीक है, तो यानी कर्ल बाय कर्ल एक्स निकालना है कर्ल एफ बाय कर्ल वाई का। तो कर्ल एफ बाय कर्ल वाई हम निकाल चुके हैं, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई आपका ये आ चुका है। इसका हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो गया 4x आई कैप, ये वेट, ये हो गया आपका 4x आई कैप। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें करना है, यानी मैम वाई वाला लेना है मैम, वाई का कर्ल एफ बाय कर्ल वाई। हाँ, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखो कितना हो जाएगा 4x आई कैप हो जाएगा है इसका। नेक्स्ट अब हमें ये निकालना है Yes, कर्ल टू एफ बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई निकालना है। इसका मीनिंग होता है कि पार्शियल करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, आपको कर्ल एफ बाय कर्ल वाई का, यानी कर्ल एफ बाय कर्ल वाई ये आया हुआ था आपका। ठीक है, इसका विद रिस्पेक्ट टू इस बार आपको एक्स करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो आ जाएगा 4x आई कैप। सही है, इसमें हाँ जी, किसी को डाउट है? नो मैम। ठीक है, हाँ जी, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखो कितना आएगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है आपका यहाँ पर, यहाँ ये गलत किया हमने, ठीक है ये गलत किया क्योंकि x जो है इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है, यानी दो की प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ये हो जाएगा एक बार तो फर्स्ट एज इट इज, दैट इज x आपका एज इट इज, देन e की x y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा e की x y। सही है, और फिर हो जाएगा ये वाला एज इट इज, दैट इज e की x y एज इट इज, x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो गया 1, दैट इज प्लस हो जाएगा आपका e की x y j कैप, ये वाला आएगा इसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है और ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक बार ये एज इट इज, डेरिवेटिव इसका आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव इसका आएगा, ये एज इट इज। ठीक है, साइन x का डेरिवेटिव हो गया है कोस x, ठीक है, माइनस का ये बन गया है कोस x, और फिर देखो क्या बनेगा, ये भी इसी के साथ ही था, जे कैप के साथ ही था, तो यानी जे कैप एक साथ ही लिख दो, ये हो जाएगा जे कैप। फिर देखो क्या है, हमने एक गड़बड़ तो नहीं कर दी, अच्छा ये तो इसका था ना कर्ल टू एफ बाय कर्ल वाई टू का आंसर था, ये तो अभी हम सोल्व ही कर रहे थे, ये गलत कर दिया। ठीक है, अब हम इसको दोबारा करते हैं। देखो कर्ल एफ बाय कर्ल वाई आपका ये आ चुका था। ठीक है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका आंसर तो आ गया 4x आई कैप, 4x आई कैप। देन आपका हो गया, इसका आंसर आया था एक्स वाई ई की एक्स वाई प्लस ई की एक्स वाई। ठीक है, और फिर आ गया है माइनस का कोस एक्स जे कैप, ये हो गया। देन आपका ये हो गया है माइनस का 2x साइन वाई के कैप। ठीक है, तो ये था पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पहले y के देन विद रिस्पेक्ट टू x के। समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, आप ये भी निकाल सकते हो, जैसे कि अगर हम ये निकाल ले कर्ल टू एफ कर्ल y कर्ल x, यानी इसका मीनिंग हो जाएगा कि पहले तो आपको विद रिस्पेक्ट टू x लेना है और देन आपको विद रिस्पेक्ट टू y करना है। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू जो x हो रखा है उसका विद रिस्पेक्ट टू y, ये हो जाएगा 4x आई कैप, 4x आई कैप, और देन हो जाएगा आपका विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, एक बार y एज इट इज और इसका हो जाएगा x e की x y, दैट इज ये हो जाएगा x y e की x y प्लस हो जाएगा आपका e की x y, देन आपका ये देखो ये हो जाएगा माइनस का कोस x, माइनस का कोस x जे क्या है, देन आपका हो जाएगा माइनस का 2x साइन y के कैप, साइन y के कैप।
तो आंसर देखो कि दोनों का क्या आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है। आप जितने भी क्वेश्चन करोगे आपको, आप पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, या पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, आंसर आपको सभी के क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। लेकिन एक्चुअल में ये दोनों जरूरी नहीं होता कि इक्वल हो, लेकिन आपके उन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस कर रहे हो वो जो गिवन कंडीशंस होती है वो सेटिस्फाई होती हैं, इसी वजह से ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिलहाल जो हम काम कर रहे हैं ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं, तो आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। समझ आ गया सबको ये एग्जाम्पल? सिंपल था, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 थी, जहां आपको जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव ही करने हैं, एफ वेक्टर जो भी दिया हुआ है। तो अब अच्छे से आप लोग 3.1 कर लेना, देन हम कल स्टार्ट करेंगे 3.2, जहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज ग्रेडियंट का। ठीक है, ग्रेडियंट के लिए हम एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़ेंगे, वो हमें पता होना चाहिए। देन हम ग्रेडियंट करेंगे, फिर उसके बाद डाइवर्जेंस और कर्ल आएंगे, और जो इनकी प्रॉपर्टीज आएगी ये ध्यान रखना, जो खासकर कर्ल और डाइवर्जेंस की जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो पेपर में से कोई एक प्रॉपर्टी डेफिनेटली हर बार आती है। तो अब थर्ड जो चैप्टर है वो अच्छे से कर लेना, जैसे ही हमारा थर्ड खत्म होगा तो आपकी फर्स्ट यूनिट कवर हो जाएगी, फिर हम सेकेंड यूनिट देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, आप लोग अपनी क्लास लगा सकते हो। आपकी 3.1 इतनी थी, छोटी सी एक्सरसाइज थी।